हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है सभी का क्लास 11 की वीडियो लेक्चर सीरीज में। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम बेसिकली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे। कौन कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, क्यों ऐसा ही? फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हमारे पास 7 है, क्यों हम इन्हीं तीनों की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि फिजिक्स में जब हम फिजिकल फिनोमेना की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी फिजिकल फिनोमेना में आपको लेंथ, मास और टाइम क्वांटिटीज जो है वो मिलेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगी। वो कहीं मूव कर रहा है तो किस डिस्टेंस तक कर रहा है, वहां पे भी हमें लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी काम में आएगी। और कब इवेंट स्टार्ट हुआ, कब एंड हो रहा है, वहां पे हम टाइम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी फिनोमिना में एग्जिस्ट करता है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले लेंथ। लेंथ इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट और एक्सटेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। किसी भी चीज का एक एंड से दूसरे एंड तक का एक्सटेंट जो है वो उसकी लेंथ है। ओके, वी कैन फाइंड इट इन ऑलमोस्ट एवरी फंडामेंटल फिनोमेना इन द फिजिकल वर्ल्ड। सभी जो ऑलमोस्ट सभी फिजिकल वर्ल्ड के जो फंडामेंटल फिनोमेना है उसमें हमें लेंथ कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग मिलती है। और ऐसा यूनिट क्या होती है लेंथ की? मीटर होती है। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ की कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं? वैसे हमारे पास मीटर यूनिट है, एसआई यूनिट है, और किलोमीटर आपको पता है हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हम मोशन की बात कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं रोड से, बाय रोड, बाय एयर और बाय वाटर, किसी भी मीन से। ठीक है, इसके अलावा कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं? ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये किसी एटम की पिक्चर मैंने यहाँ पे ली है। जो आपको ऑरेंज और ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियॉन्स है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। और साइड में जो रिवोल्यूट कर रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जब हम एटॉमिक स्केल पे पहुंच जाते हैं, आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से मिलकर बने हैं। तो जब हम एटॉमिक स्केल पे पहुंचते हैं तो मीटर बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। और जो हमारा एटम का रेडियस है वो आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर पे ऑर्डर का हमें मिलता है। ठीक है, तो बार बार जब हम एटॉमिक स्केल पर कैलकुलेशंस करेंगे तो बार बार 10⁻10 मीटर लिखना इज नॉट प्रैक्टिकल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक नई यूनिट बनाई है। क्या यूनिट है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने हमें डिफाइन किया कि एटम की जो रेडियस है वो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो हमने उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया, 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो कोई प्रीफिक्स नहीं है, ये लेंथ की यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ को डिफाइन करता है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में जो प्रीफिक्सेस पढ़े थे, किलो, सेंटी, डेका, वो प्रीफिक्सेस थे, किसी भी यूनिट के साथ लग जाएंगे तो उसका फ्रैक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो बात हो रही है ये आर्मस्ट्रॉन्ग की बात हो रही है। आर्मस्ट्रॉन्ग एसआई यूनिट ऑलरेडी मीटर उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आप आर्मस्ट्रॉन्ग को कैसे लिख सकते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब ये थी आपकी एटॉमिक रेडियस की बात की, ये पूरे एटम की रेडियस कितनी है। अब बात करते हैं जो अंदर इसके न्यूक्लियस है, इसकी रेडियस की बात। तो इसकी रेडियस किस ऑर्डर की होती है? 10⁻⁻15 ऑर्डर की होती है। ठीक है, सो 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 एफ से इसको लिख रहे होते हैं। 1 फर्मी को क्या लिख देते हैं? 10⁻⁻15। ये फर्मी कहाँ से लिखा है आपने? हमने पढ़ा था फैम्टो एक प्रीफिक्स, फैम्टो का मतलब था 10⁻15। और अगर हम लिखेंगे फेम्टोमीटर तो 1 फेम्टोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻15 के इक्वल। तो फेम्टोमीटर को ही हम बोलते हैं फर्मी। ओके, फर्मी इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ वेयर फेम्टो इज अ प्रीफिक्स। दोनों अलग अलग हैं, दोनों से कंफ्यूज नहीं होना। फेम्टो प्रीफिक्स के साथ जब मीटर लग जाता है तो वो बनता है फेम्टोमीटर। उसी को हमने एक नया नाम दिया है फर्मी। ओके, नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये बात जो ऊपर बात हो रही थी वो हो रही थी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल्स पे, यानी कि छोटी यूनिट्स की। जब मीटर बहुत बड़ी यूनिट रह जाती है प्रैक्टिकली और हमें छोटी लेंथ की कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं बड़ी लेंथ के लिए। जब हमारे पास मीटर बहुत छोटा रह जाएगा और हमें बहुत बड़ी बड़ी लेंथ की कैलकुलेशन करनी है, जैसे आपको दिख रहा है कि केपलर के अकॉर्डिंग हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ है, वो एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर मूव करता है।
और इसके एक फोकस पे हमारा क्या रखा होता है, सन रखा होता है। ओके, और यहाँ पे इस तरफ का जो एक्सेस है वो स्मॉल है, इस तरफ का एक्सेस जो है वो लार्ज है। एक तरफ हमारा पेरिहिलियन बन रहा है और एक तरफ एफिलियन बन रहा है, ठीक है। और पेरिहिलियन और एफिलियन दोनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। दोनों का अगर एवरेज डिस्टेंस हम निकालेंगे, एवरेज लेंथ निकालेंगे बिटवीन सन एंड अर्थ, तो उस यूनिट को हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। So 1 astronomical unit is equal to approximate 1.496 into 10 to the power 11 meter. It is also the average distance between the sun and earth. Okay, astronomical unit आपको define करने के लिए आ सकती है, तो आप definition कैसे लिखेंगे? It is the average distance between the sun and the earth. और कितनी वैल्यू है इसकी? 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. ओके, आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम इसको एवरेज इस डिस्टेंस पे रोटेट कराएं तो ये हमारे पास ऐसे होगी। यहाँ पे जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा और इधर की तरफ जो डिस्टेंस थी उससे कम। ओके, और ऑलमोस्ट कितना है? ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर। यहाँ से भी आप देखेंगे तो वही आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और लार्ज यूनिट, एक और लार्ज यूनिट है ये भी हम बहुत यूज करते हैं जब हम स्पेस साइंस की बात कर रहे होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर। आपको पता है डे, ईयर, आवर, ये सब किसकी यूनिट्स हैं? टाइम की। लेकिन जहां पे भी लाइट ईयर लिखा आएगा ये टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट है। ओके, बहुत बार एमसीक्यूज में बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू सीबीएसई में, नीट में, जेई में पूछा जाता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, डिस्टेंस, टाइम, मास। ओके, तो बच्चे जनरली इसको टाइम की यूनिट पे क्लिक करके आते हैं, जबकि ये किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट, ठीक है। कौन सी लेंथ? इट इज द डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ दिस इन 1 ईयर, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी है लाइट की। सो आप देखें कि वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर में अगर हम सेकेंड कैलकुलेट करें तो कितने होंगे? 1 ईयर इज इक्वल टू, अगर मैं डेज देखूं तो कितने हैं? 365 अप्रोक्सीमेट। 365 डेज, एक डेज के अंदर, एक 1 डे के अंदर कितने आवर्स होंगे? 24। एक आवर के अंदर कितने मिनट्स होंगे? 60। और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे? 60, ठीक है। इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे, किसमें? डेज में। ओके, ईयर में। एक ईयर में कितने डेज? 365 डेज। और एक डे के अंदर कितने आवर्स? 24 आवर्स। एक आवर के अंदर कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। और हर एक मिनट के अंदर कितने सेकेंड? 60 सेकेंड्स। ओके, अब अगर ये हमारे पास टाइम आ गया सेकेंड्स में 1 ईयर का, और ये हमारे पास स्पीड है, और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि इस स्पीड के साथ अगर लाइट ट्रेवल करती है तो एक साल में कितनी डिस्टेंस चलेगी। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड की जगह पर आप ये पुट करेंगे और टाइम की जगह पर ये सेकेंड्स में पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आना चाहिए ये 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। वेरीफाई करेंगे कि ऑलमोस्ट इतना आता है या नहीं आता। एक्चुअल में यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू 2.99 होती है और यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैल्यू 364 1/4 होती है। ओके, आगे चलते हैं। 1 फुट, फुट भी हमारी जो है प्रैक्टिकल यूनिट है। 1 फुट के अंदर कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस। आपको पता है हाइट आज भी हम किस में मेजरमेंट लेते हैं? हाइट का मेजरमेंट फुट और इंचेस में ले रहे होते हैं। तो बहुत बार ये प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज में आती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। बाकी आपसे ये ज्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम्स में ज्यादा ऐसा यूनिट पूछे। 1 फीट में कितने इंचेस? 12। 1 यार्ड कितने फीट का होता है? 3 फीट का। 1 माइल कितने यार्ड्स का होता है? 1760। और अगर 1 माइल में हमें फीट कैलकुलेट करना है तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5280 फीट। ओके, ये था हमारा लेंथ। और अब पढ़ रहे हैं हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, की लेंथ का मेजरमेंट कैसे करेंगे। 2 मेथड है आपके पास, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कब यूज होता है? जब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी चीज से कोई चीज होती है हमारे पास मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे आपके पास मीटर स्केल होता है। मीटर स्केल आप कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं? जो आप छोटा सा मीटर स्केल रखते हैं लाइन खींचने के लिए, उसी के आपको पता है कि बड़े वर्जन आपको मिल जाते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक? 10 to the power -3 मीटर। ये बड़ा ही फैमिलियर है आपके लिए। कैसे?
आपको पता है एक स्केल के ऊपर सेंटीमीटर्स बने होते हैं, ये 0, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर्स के अंदर 10 लाइंस बनी होती हैं और ईच वन लाइन डिफाइन 1 mm. ओके, सो 1 mm, 1 millimeter मीन्स 10 to the power minus 3 मीटर। ये उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मीटर स्केल से जब सबसे छोटी डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, जो लीस्ट काउंट होता है मीटर स्केल का, वो कितना होता है 10 to the power minus 3 मीटर। ओके, और मीटर स्केल से ज्यादा जो सबसे बड़ी डिस्टेंस जो मेजर कर सकते हैं वो होती है 10 to the power 2 मीटर। उससे ऊपर की डिस्टेंस के लिए हम वेलोसिटी मेथड्स यूज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता है इतना बड़ा मीटर स्केल बनाना। 1 किलोमीटर लंबा मीटर स्केल अगर हम बना देंगे तो उसको हम कंट्रोल कैसे, ठीक है। सो बेसिकली हम 10 to the power 2 मीटर तक के जो डिस्टेंसेस हैं वो मीटर स्केल से कैलकुलेट करते हैं। हालांकि अभी और भी बड़े मीटर स्केल्स अवेलेबल हैं जिनको हम रोल करके रख लेते हैं और फिर उसको बना सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप इतनी दूर तक लेकर जाओगे मीटर स्केल, उसमें आप खुद ही थक जाओगे, है ना। तो उसके लिए हम दूसरे मेथड यूज। अब यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर की स्पेलिंग प्लीज ठीक कर लें। वर्नियर कैलिपर्स फॉर डिस्टेंस अप टू 10 to the power minus 4 मीटर। एक वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल की क्लास में, और प्रैक्टिकल है आपके पास वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गेज का, दोनों आपको डिटेल में कराए जाए, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर्स आपका क्या कर रहा है, 10 to the power minus 4 मीटर तक की डिस्टेंस आपको मेजर करके दे सकता है, स्मॉल डिस्टेंस की बात हो रही है। और स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर, ये कहाँ तक की डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं, 10 to the power minus 5 मीटर तक की डिस्टेंसेस, मिनिमम यहाँ तक की डिस्टेंसेस हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 मिलीमीटर के आप डायरेक्टली पार्ट करेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वहां पर एक वर्नियर स्केल और सर्कुलर स्केल और लगे होते हैं जो मेजर करते हैं कि 1 मिलीमीटर से कितना छोटा है हमारा जो मेजरमेंट है, ठीक है। तो वहां पे हम कौन से मेथड यूज कर रहे होते हैं, डायरेक्ट मेथड। अभी जब हम इनसे भी स्मॉल स्केल्स पे चले जाते हैं या इससे भी बड़ी डिस्टेंस हमें मेजर करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड यानी हमारे पास डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसको मेजर करने के लिए, लेकिन हम किसी ना किसी मेथड से उसको मेजर करते हैं। सो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए कौन से मेथड होते हैं, पैरालक्स मेथड और इको मेथड। पैरालक्स मेथड आपके सिलेबस में है, इसके लिए हम डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा एक मेथड है, ठीक है। तो वहां पे बात करेंगे कि पैरालक्स मेथड क्या होता है। और फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस ऑलिक एसिड मेथड, इसको भी हम अलग पैरालक्स मेथड के साथ अलग वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो दोनों वहां पे डिस्कस करेंगे कि लार्ज डिस्टेंसेस के ये मेथड क्या होते हैं और स्मॉल डिस्टेंसेस के मेथड क्या होते हैं, ठीक है। इको मेथड ये मैं आपको वहीं पे बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे, ओके। अब ऑलिक एसिड मेथड से भी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे नीचे हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमारे पास माइक्रोस्कोप हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है उसको एंटर करा के मॉलिक्यूल्स के अंदर और उनकी पिक्चर लेते हैं और उनकी पिक्चर से हम उनका लेंथ का आइडिया कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो मॉलिक्यूलर लेवल तक की डिस्टेंसेस जो है वो कैलकुलेट की जा सकती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। मास is a basic property of matter, okay, and it does not depend on the temperature, pressure or location of the object in space. The SI unit of mass is kilogram. ये सारी बातें आपको पता है कि मास जो है वो प्रेशर से, टेम्परेचर से, लोकेशन से कहीं पे डिपेंड नहीं करता है। स्पेस में कहीं भी चले जाएं ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा, जो चेंज होता है वो क्या होता है, वेट, जो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मास जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओके। नेक्स्ट, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास। 1 क्विंटल, आप सबको पता है कि 1 क्विंटल 100 kg का होता है, और टन हमारा जो है वो 1000 kg। लार्ज यूनिट्स के लिए ये 2 यूनिट स्पेशली यूज की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा लार्ज यूनिट हमें यूज करनी है तो वो हम फिर से वही प्रीफिक्सेस ऐसा यूनिट के यूज करेंगे, मेगा, गीगा, ओके, मेगाग्राम, गीगाग्राम, ओके। 1 पाउंड मास, इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे एफपीएस सिस्टम में एग्जिस्ट करता था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 पाउंड जो है वो अप्रोक्सीमेट 0.45 kg का होता है, ओके। आगे है स्मॉल यूनिट्स। जब एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन्स की, तो उनके मास जो है वो किलोग्राम में ना लिखकर हम एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, सपोज करें ये आपके पास कार्बन का एटम है, कौन सा कार्बन, 6C12, ओके। ये कार्बन ऐसे लिखते हैं हम, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ओके। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास, 6 प्रोटॉन्स,
और 6 न्यूट्रॉन्स। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए 12 प्लस 6 ही इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इसमें 6 क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। इसके टोटल मास को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो हम ये मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियॉन का अप्रोक्सीमेट मास आ गया। ठीक है, सो उसी को हम बोलते हैं 1U। न्यूक्लियॉन मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है। तो अगर हम टोटल पार्टिकल 12 हैं, टोटल मास को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो एक न्यूक्लियॉन यानी एक जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल है उसका एवरेज मास हमें मिलता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। सो उसी को हम बोलते हैं 1U। 1U इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कितना होता है ये कैलकुलेशन के बाद हमें कितना मिलता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, ये हमें मिलता है। अब हमें जितने भी मास डिफाइन करने हैं हम यू की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। सपोज हमें इलेक्ट्रॉन का मास लिखना है तो इतने यू है, प्रोटॉन का लिखना है तो इतना यू है। ठीक है, यू को आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम में आप चाहते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ओके, नेक्स्ट measurement of mass. Small masses of commonly available objects can be determined by common balance. जो आप शॉप्स पे यूज कर रहे हैं कॉमन बैलेंस, आप फ्लोर लेने जा रहे हैं, स्वीट्स लेने जा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से मेजरमेंट करके दिया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं कॉमन बैलेंस। लार्ज मासेस, अब अगर हमें अर्थ का मास या किसी और प्लानट का मास जो है वो मेजर करना है तो हम उसको तो कॉमन बैलेंस पे नहीं रख पाएंगे, तो वहां पे हम क्या इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल मेथड। इसको हम नेक्स्ट ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर डिस्कस। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस, अब अगर हमें एटम या मॉलिक्यूल के मास की बात करनी है तो उसको भी कॉमन बैलेंस से मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर कौन सी टेक्निक हम यूज कर रहे होते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, हम क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स का एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उस स्पेक्ट्रम से हम कैलकुलेशन के बाद मास स्पेक्ट्रोग्राफी से उसका मास कैलकुलेट करते हैं। ओके, टाइम, नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी है टाइम। टाइम इज डिफाइंड एज द पीरियड इन विच प्रोसेस, एक्शन और इवेंट टेक प्लेस। ठीक है, वो पीरियड जिसके अंदर प्रोसेस, एक्शन या इवेंट हमारा हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम। इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंट और पीरियड व्हेन समथिंग अकर्स। जब कुछ हो रहा है तो उसके होने का पॉइंट किस पॉइंट पर हो रहा है या उसके होने का पीरियड का कितने टाइम के लिए हुआ उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टाइम। ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, सेकेंड। मेजरमेंट ऑफ टाइम, बहुत सारी मेजरमेंट के हमारे पास तरीके हैं, बहुत सारी क्लॉक्स होती हैं हमारे पास, रिस्ट वॉच, पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक, ये सारी क्लॉक्स होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम टाइम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फाइन, सबसे जो करेक्ट मेजरमेंट हमें देती है वो क्या है, एटॉमिक क्लॉक। हाईली एक्यूरेट होती है। एटॉमिक क्लॉक से ही हमने सेकंड को जो है वो डेफिनेशन दी थी। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं, उतने वाइब्रेशंस जब सीजियम एटम कर लेता है तो उसी पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं सेकंड। ओके, अभी हम जो स्टैंडर्ड टाइम में यूज कर रहे हैं वो भी कौन सी क्लॉक है, सीजियम एटम की एटॉमिक क्लॉक है। क्यों यूज करते हैं इसको और क्यों ये हाईली एक्यूरेट होती है। अगर हम रिस्ट वॉच, पेंडुलम क्लॉक, वॉल क्लॉक यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर हमने उनका स्पेस चेंज कर दिया, उनको कहीं और ले गए हम, तो वहां पर ग्रेविटी या प्रेशर या टाइम, वो टेम्परेचर, इन सब के इफेक्ट से उनके टाइम पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। ओके, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज हो जाता है हमारे ग्रेविटी के चेंज होने से। ओके, फाइन। तो वहां पर 1 सेकेंड में अगर जरा सा भी इफेक्ट आएगा, सपोज माइक्रो सेकेंड का भी इफेक्ट आ गया, तो 1 सेकेंड को चेंज होते होते टाइम तो लगेगा बट एक्यूरेसी वहां पर क्वेश्चनेबल हो जाती है। ठीक है, सो हमारी जो मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक है वो कौन सी है, एटॉमिक। आगे बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज की बात तीनों क्वांटिटीज के लिए एक साथ की गई है और यूनिट्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं तो ऐसा ही यूनिट्स है। मास की बात करेंगे तो सबसे छोटा मास जो ऑब्जर्व किया गया है वो इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁻30 किलोग्राम ऑर्डर का। ठीक है, और यूनिवर्स का जो मास एक्सपेक्टेबल है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का वो कितना है, 10⁻52 किलोग्राम। लेंथ की बात करें तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की रेडियस 10⁻26 मीटर और रेडियस ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻15 मीटर।
सबसे स्मॉल टाइम की बात करें तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ न्यूक्लियस इज द स्मॉलेस्ट 10⁻⁻23 सेकेंड एंड एस्टिमेटेड एज ऑफ यूनिवर्स 10⁻18 सेकेंड्स। ओके, तो आगे देखते हैं कि इनके बीच में एक हमें इंटरेस्टिंग रिलेशन मिलता है, वो देखते हैं। अगर आप 52 और 30 के बीच में रिलेशन देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो गैप आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10⁻82। ओके, और इन दोनों के बीच में आप गैप देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10⁻41। 5 6 11 18 और 23 के बीच में भी आप गैप देखेंगे तो आपको अगेन कितना गैप मिलेगा, 10⁻41। ठीक है, this is 10 to the power 41, this is again 10 to the power 41, this is again 10 to the power 41 to the power 2। we don't know कि ये कुछ रिलेशन वाकई में है या गलती से ऐसा रिलेशन बन गया है, तो वी हैव टू फाइंड आउट स्टिल। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा एनपीएल नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी। इसकी फोटो मैंने यहाँ पे क्यों डाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे मास के, टाइम के या लेंथ के या किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के, वो सारे स्टैंडर्ड्स इंडिया में कौन मेंटेन करता है, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी। ओके, एटॉमिक क्लॉक भी यहाँ पे रखी हुई है, मास जो 1 किलोग्राम है स्टैंडर्ड मास वो भी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट होगा कि ये मास एक्यूरेट है या नहीं, उसको कौन सॉल्व करेगा, जो एनपीएल में स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं वही सॉल्व करेगा। ठीक है, तो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी एनपीएल का फुल फॉर्म है। एनपीएल हमेशा आपका क्रिकेट से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, पैरालैक्स मेथड, ऑयलिक एसिड मेथड, इको मेथड। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।